तो हेलो गाइस, वेलकम टू रैंक की पढ़ाई। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का स्टैंडर्ड का प्री बोर्ड का सॉल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मतलब बार बार रिपीट हुए हैं मतलब 10 साल के अंदर, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की शायद से आपको 2 वीडियो मिलेंगी, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने बैठूं तो अगर यहाँ इनको 3 घंटे लग रहे हैं तो मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और इतनी लेंथी वीडियो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा, 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये वाले पार्ट में हम ए और बी वाला पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले में सी और डी वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन है, आगे चलेंगे तो हमको हमारा वो मिल जाएगा सॉल्यूशन, मतलब जो क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें मिल जाएगा, और इसके आंसर उसी के नीचे वाली पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे उतार रहा हूं तो इनकी फोटो क्लिक्स करके मैं उसको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सेक्शन ए है, सबसे पहला ये है जो है एमसीक्यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में भी है। मैं इंग्लिश वालों को पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश में कर लेता हूं, जिसको हिंदी में समझना है वो ऊपर पढ़ते जाना, आंसर तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 398, 436, लीविंग द रिमाइंडर 7 and 11 रिस्पेक्टिवली इज। तो ये बोल रहा है ऐसे, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर, इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड तो करे लेकिन रिमाइंडर 7 और 11 छोड़े। मतलब कि कोई नंबर ऐसा है जो इससे डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर छोड़े, और 436 को डिवाइड करे तो 11 रिमाइंडर के साथ छोड़े, ठीक है। तो इसको करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, हर नंबर को एक एक बार डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है वो तो एकदम से करके देख लेगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा 17th इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका 17 जो है आंसर बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। और अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को सॉल्व कराने पड़ेंगे, तो मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे कार्डबोर्ड रखेंगे शीट्स। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो ये बोला है अगर सपोज करो कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखे, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन जो होगा इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट का आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज, इसका आंसर होगा 17। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपके एमसीक्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अपना माइंड फुल ऑन रखना है, ठीक है। अगर हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल रखा है, गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना 1 है, तो इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन पहले मान ही लेंगे, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं हम एफ एक्स वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है। अब क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है? अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी अपॉन होता है तो ये -5 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बताओ क्यों होगा? क्योंकि माइनस का 5 है और माइनस का बी भी है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है? तो अल्फा और बीटा, सी क्या है यहाँ पे हमारा के, और 1 तो नीचे से ऐसे रहेगा, और अल्फा बीटा हमारा के आ गया, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड, यूज करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो अल्फा से बीटा कट जाएगा, यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा 6, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहां पे लिख देंगे आप पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, बीटा इधर ही रहेगा, 5 माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा 5 माइनस 3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हमें पता था, नाउ ये यहां पे जो हमने ये था ना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। नाउ पुट अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा के की वैल्यू निकालना था, तो मतलब हमने ऊपर देखा था कि अल्फा बीटा के बराबर है, तो 3 × 2 इक्वल टू के आ जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन मतलब इतने छोटे से स्पेस में करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैंने तो ये आपको पूरा डिटेल में बताया है ना, आप ऐसे मत करना, आप जल्दी जल्दी से अल्फा बीटा ऐसे मतलब इतना मत लिखना,
सीधा अपने माइंड में कैलकुलेट करके सीधा करते जाना, तो आपका टाइम भी बचेगा और वो भी मतलब आंसर भी आप जल्दी और सही निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये सब के सॉल्यूशन मैंने बोला था पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम हम खर्च नहीं करेंगे क्योंकि 20 एमसीक्यूज हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो मैं इनको आपको ओरली बताते जाऊंगा और जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये कराना चाहिए तो वो मैं करा भी दूंगा, वरना इनका मैं डिटेल सॉल्यूशन जो होगा वो पीडीएफ में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में ये सब बताना बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो बन जाएगी और फिर मतलब आप भी समझ सकते हो कि इतनी वीडियो लंबी देखना अजीब सा लगता है। तो शॉर्ट वीडियो में अगर आपका सही से और क्वालिटी वाली पढ़ाई हो जाए तो इसी को तो हम पढ़ाई कहते हैं, और क्वालिटी वाली पढ़ाई के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर द गिवन सिचुएशन इज। तो देखो ये मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं, सिर्फ एक पेज का टुकड़ा चाहिए, मैं पेज का टुकड़ा ले लेता हूं रुको। हाँ देखो, तो ये बोल रहा है कि एक दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब कि लेट फर्स्ट बी एक्स और लेट सेकेंड बी। कॉन्सिक्यूटिव है तो 1 प्लस करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव आ जाएगा। अब वो बोल रहे अल्फा प्लस इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, ये प्लस का साइन हटाओ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो 306 के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 हो जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी सही है? बिल्कुल फर्स्ट वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। अब देखो नीचे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन है वो आपका हर क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या बोला, इन द फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई प्लस एक्स, मतलब वाई और जेड की हमें सम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका सम, चलिए जानते हैं, वीडियो में बने रहना। तो देखो ये सिमिलर है तो मतलब कि यहां पे हमारा कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगे। अगर मैं इसको ओरली बताऊं तो देखो ये 3 है और ये z है, ये 6 है और ये 8 है। अगर ये सिमिलर है तो इन सबका मतलब इन तीनों साइड का रेशियोज इक्वल होगा। अगर मैं 6/8 जैसे कि मैं यहां पे करता हूं, अगर 6/8 बराबर है 8 बराबर है तो 3z बराबर होगा। ठीक है, 3z होगा इनका रेशियो मतलब, और y और 4√3 बढ़ाओ मतलब बराबर होगा। ठीक है, ऐसी कुछ होगा। अब इसको हम 2 की टेबल से काटे तो 3/4 में कटेगा। अब ये भी देखो, अगर ये सिमिलर है तो सेम रेशियो में काटेंगे, मतलब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 4 ही है, तभी तो ये इक्वल होंगे। और अगर यहां ऊपर 3√3 होगा और नीचे 4√3 होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, मतलब कि ये भी 3/4, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, तो मतलब पक्की जो z की वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 3√3 है। ठीक है, ये देखो मैंने बिल्कुल ओरली बता दिया। अब ये पूछ रहे हैं इनका सम क्या होगा, तो 4 प्लस यहाँ पे 3√3 आएगा, तो ये आएगा इन दोनों का सम। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ देखो बिल्कुल है, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है इस वाले आंसर के लिए। देखो मैंने क्या करा, इनका रेशो इक्वल होगा, अगर वो इक्वल है तो ये भी 3/4 ये भी 3/4 होगा और ये दोनों तो कट ही जाने, जैसे कि ये दोनों कट गए तो ये दोनों 3/4 आ गया और सबका रेशो इक्वल हो गया, मतलब कि इसका आंसर क्या है 4 + 3√3। अब देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स a -2, -1, b 1, 0, c 4, 3 and d 1, 2 are the vertices of the parallelogram, then the midpoint of AC is। तो देखो इसने बोला है कि a b c ये 3 वर्टिसेस के हमें वो दे रखे पॉइंट, ये बता रहा है कि AC का मतलब कि डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा। डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कुछ हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा। अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वो जैसे कि आप सभी को पता होगा वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 क्या है -1 और ये है 4, y1 है ये और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2/2, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर फर्स्ट। 5th का ए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला यही कहता है। ठीक है, अब 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना चाहिए, ये आपका जो है सेल्फ क्वेश्चन होना चाहिए।
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से मैं आपको बता दूं तो। और ये जो है सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन पेपर में, इससे ज्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, 2 sec स्क्वायर थीटा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेल्फ का है, ठीक है। तो ये बोल रहा है P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर है सच दैट P1 जो है वो P2 से बड़ा है, और P1 का स्क्वायर जो होगा माइनस करेंगे तो P2 का स्क्वायर क्या नंबर आएगा, मतलब इवन होगा, ऑड प्राइम होगा या प्राइम नंबर होगा। तो इसका आंसर आपको आंख बंद करके प्राइम नंबर लगा देना है, क्योंकि किसी भी ऑड या प्राइम नंबर का स्क्वायर करके और उन दोनों को माइनस कर दे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये लिख के बात ले लो, ये आपके बोर्ड में पक्का देखने को मिलेगा। इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिनमें आप नंबर लपेट सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूं कि एक जो क्वेश्चन था शायद से 4th चैप्टर में ही है, 4 या 3 चैप्टर में होगा शायद। तो 8th क्वेश्चन में अगर x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इक्वल टू -7, ये प्लस इधर का है, मतलब देखो ये प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि 1/5 जो होगा बराबर होगा 2/k और बराबर नहीं होगा 3/-7 के। तो हम 1 इसको लेंगे और k की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट के लिए होता है और ये कोइंसिडेंट है, मेरे को लग रहा है, हाँ कोइंसिडेंट है। तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर 10 आ जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन। अब ये बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर BAC 90 है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो बताओ। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छा डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ये दे रखा है, इसने बोला है तो बताओ BD इंटू CD इक्वल टू BC का स्क्वायर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इसका आंसर जो है आप लगा सकते हैं C, क्योंकि BC जो होगा वो CD, अब देखो BC और CD को मल्टीप्लाई BD और CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का डबल ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन है सिमिलर वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का 6.3, ठीक है, या 2 का। तो सेम उसमें बोला है कि ये प्रूफ करो, इसने इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे पूछ लेते हैं, मतलब कि एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसको MCQ में बनाने के लिए वो बता देगा कि ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाला जो केस है वो ठीक है। तो इसका C आंसर बिल्कुल ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP, ये 210 होगा, तो 10th करेंगे तो 21, 28 और 35, 42 दे रखा है 210। अब यहां लगाएंगे an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू में d। an हमें 210 दे रखा है, ये n हम निकालना है और d हमारा 7 है, तो 210 माइनस 21 n-1 इंटू 7, यहाँ पे आएगा 189 आई थिंक, हाँ, और n-1। तो ये जो होगा यहाँ पे आएगा 27 और n-1 ऐसी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है। तो देखो इतनी जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, और आंसर इसका जो है 28, मतलब कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब 11 देखते हैं, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो इसने एक ना बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारे वाले लेवल का है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन हमारे वाले लेवल के हैं क्योंकि ये हमारा ही पेपर है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और ये 0 अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है सर जी, ठीक है, यही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है फाइनली। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस b/a के होगा। अगर ये दोनों माइनस b/a के हैं तो अल्फा और ये -3 आ जाएगा, माइनस b मतलब a+1 और a हमारा 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 - 3 -a -1, और इनको सॉल्व करेगा तो ये हमारा -1। तो इतना तो मैंने बहुत लंबा खींच दिया। a की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो a की वैल्यू 0 आ रही है तो अब आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी b की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप यहां देखोगे
तो इस ऑप्शन में पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ए की वैल्यू यही वाला 0 है, तो मतलब कि यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको रीचेक करना ही है तो मैं आपके लिए करके दिखाता हूं। बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, C/A। तो देखिए यहाँ पे -6 आ जाएगा, बी की वैल्यू -6, बिल्कुल ठीक। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are AOB. The length of diagonal is। तो देखो, तो इसने बोला है एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हैं। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि 4 वर्टिसेस होते हैं, तो चारों क्यों नहीं दिए। देखो हमारा काम जो होगा वो हमारे इसी में हो जाएगा। हमें A और AOB दे रखा है ना, तो आप A, जैसे कि इसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, AOB, तो डायगोनल इसका यही होगा। तो आप AB की वैल्यू निकाल दो, तो आपकी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √34 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। और अगर आपको अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज ये वीडियो मत देखो, जल्दी से जाओ, पहले सब फॉर्मूले रिवाइज करो, याद करो, और फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपकी गलती होती है कि 8 यूनिट हो सकता है, आप तुक्का मत मारो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इनकी वैल्यू आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो √34 आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। इसको आप प्रूफ भी, आपका ये 3 नंबर में भी जा सकता है, 5 नंबर में भी, और 1 नंबर में तो आ ही रखा है। तो ये बोल रहे हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, मतलब सिलेंडर का CSA दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो बताओ कि हाइट और डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, CSA और वॉल्यूम को अगर हम ऐसे लिख दें, मतलब रेशियो में लिख दें, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आएगा π² 264,964, ठीक है। अब यहां से पाई से पाई कट जाएगा, R से एक R कट जाएगा, H से H कट जाएगा, यहाँ आएगा 2R, यहाँ आएगा 264, 964 नहीं 24 है, ठीक है। तो अगर हम इसे 12 की टेबल से काटे, तो दोबारा से लिख देता हूं मैं ताकि होज पोज ना हो जाए, है ना। तो ये 12 के टेबल से कट जाएगा 22 पे, और ये कट जाएगा 77 पे। 11 से ये कट जाएगा 2 पे, और ये कट जाएगा 7 पे। अब यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा 14, ये 2R और R की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। R की वैल्यू आ जाएगी 7। और वहां पे हमने पूछा, उसने क्या पूछा है, हाइट और डायमीटर का चाहिए ना, तो हम डायमीटर कर देंगे इसका कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें 2πRH तो दे ही रखा है, तो लगाइए 222 × 7, R की वैल्यू दे रखी है 7, H निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ आ जाएगा H 264 और यहाँ 44। अब इसको काट के दिखाइए, तो ये पूरा जा रहा है 6 पे। अब इसने पूछा हाइट और डायमीटर का रेशो, तो हाइट हमें 6 दे रखी है और हाइट ये डायमीटर 14, तो यहाँ क्या आएगा 3 और 7, तो 3:7 इसका आंसर आएगा। तो ये है पहला उत्तर, बिल्कुल सही। देखिए MCQ में देख रहे हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है वीडियो बहुत लंबी जाएगी, 1 घंटे की तो ये आराम से हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 13 क्वेश्चन हमने अभी तक 17 मिनट में करे हैं, अभी तो बहुत सारे रह भी रहे हैं, मतलब रह क्या रहे, करने बाकी हैं, और वो हम करेंगे, आज ही करेंगे, प्रण लेते हैं, ठीक है। सेक्शन B तक पूरा करके दिखाएंगे। 14 क्या बोल रहा है, अगर हम फिगर को देखें AOB 135 है, COD हमारा क्या होगा। ये 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ रखा है। कॉपी पेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉपी पेस्ट मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट। मैंने ये जो सॉल्व करा है ना, उस वीडियो में जाके देखो, उसके लिए ही सॉल्व करा है। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा, यहाँ क्या बोला है, ये दे रखा है, ये निकालिए। और मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, वो किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, और ये वाले एंगल या ये वाले एंगल का सम 180 होता है, मतलब कि AOB और COD का सम 180 होगा, BOC और AOD का सम भी हमारा 180 होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इससे हमारा ये 45 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। देखिए मैंने यहाँ पे करा भी है सॉल्यूशन, है ना। अब वो बोल रहा है इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सर्कुलर पाथ इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया टू सर्कुलर पाथ डायमीटर 16 और 12 लोकेटेड
द रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी। तो ये बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ बनाया है और वो किन के एरिया के बराबर है, 2 सर्कुलर पाथ के एरिया के बराबर है, जिस एक पार्क का डायमीटर 16 है और एक का 12 है। तो बताओ जो न्यू पार्क बनाया ना उसका डायमीटर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं क्योंकि ये ऐसे ओरली बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 15। ये बोल रहा है एक, देखो मैं पहले ना इसको 16 है, ये मतलब R2 हमारी कितना है, 12 का आधा कितना होता है 6, और ये हमारी न्यू पार्क की, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है दो, मतलब एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, और ये एरिया है, सर्कल का एरिया πr² होता है, दूसरे वाले सर्कल का भी, और इन दोनों मतलब इन दोनों का एरिया न्यू वाले पार्क के एरिया के जितना बराबर है। तो यहाँ πr², यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये, पाई से पाई कट जाएगा। अब r जो नया वाला है ना, देखिए अब ये हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर और ये दे रखा है 6 का स्क्वायर, ये आता है 64 और 36। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100 और r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर, मतलब कि A 7 करोड़ का प्रश्न बिल्कुल हमारा सही जाएगा। अब देखो 16 क्वेश्चन, इन फिगर AB is a diameter of a circle centered at O, BC is a tangent to the circle at B. If OP bisect the chord AD and AOP equal to 40, then BCD is। ये हमसे पता है कौन सा पूछ रहा है, दिया इसने ये वाला, कोई कौन सा दिया है इसने, AOP दे रखा है ये 40। ठीक है, ये 90 होगा इतना तो हमें पता है, और इसने हमें ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एंगल P है ये भी 90 होगा, क्योंकि एंगल कोई भी रेडियस अगर किसी कॉर्ड पे गिरती है तो वो एंगल 90 पे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, 90 40, हाँ ये हमारा 50 आ जाएगा, और ये हमारा 90 है। 90 और 50 को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 140। क्या होता है 140। और तो हमारा BCD हमारा होना चाहिए, हमारा कितना होना चाहिए, हमारा कितना होना चाहिए 130 है ना, तो 50 होगा ये BC। इसका आंसर 16 का हमारा B है। रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। हाँ ये 140 है और 40 और 40, सॉरी ये नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज या गए थे हम, है ना, कभी कभी होता है इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इसका 40 आंसर बिल्कुल ठीक है। 17 का आंसर देखेंगे तो देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे C लिख दिया था लेकिन यहाँ पे A आना था। और अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये आपका जो है 9 चैप्टर में से है, तो ये भी बहुत ईजी है। तो मैंने इसको सही करके आपको बताया, वरना मैंने बहुत ज्यादा दिमाग खर्च कर दिया था इस पे, लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि इसका आंसर जो आएगा वैसे तो ये आएगा, और ये तभी आएगा जब इसकी वैल्यू A होगी, क्योंकि C रख के जो वैल्यू आ रही है वो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसको आप घर पे सॉल्व करना बहुत ज्यादा ईजी है। अब ये बोला है एक नंबर सिलेक्ट करा गया 1 से लेके 20 तक, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक प्राइम नंबर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसने हमसे प्राइम नंबर पूछे, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो अब वो हमारे कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। 1 तो कोई सा भी नहीं होता, वो तो न्यूट्रल होता है बेचारा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी इसको कम कर देता हूँ तो आपको शायद दिखेगा। देखो ये है हमारा खौफनाक मंजर। तो ये मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/25 बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो अब हमसे 19th, अब असर्शन रीजन है, मतलब 2 ही बचे हैं अब हमारे पास। तो इसने बोला है कि ये तो शंकु पंकु, अच्छा इंग्लिश का यहाँ पे, इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, द स्लैंट हाइट विल बी 15 सेंटीमीटर। क्या 15 सेंटीमीटर होगी? तो देखो हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट क्या होती है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्लैंट हाइट को L लेते हैं और यहाँ पे h स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 576, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 625 नहीं 225। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पे 25 आना चाहिए, क्योंकि इसके ये फॉर्मूला सही है, मतलब कि R इज ट्रू, लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है। इसका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि
ये इंग्लिश का ही है। फॉर y6 द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ये तो सही लिखा है, r तो सही है। अगर y की जगह हम 6 रख दें तो 10, तो हाँ डिस्टेंस देखो, अगर हम y की जगह 6 रख देंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, इसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं और ये फॉर्मूला इसने बिल्कुल ठीक बताया, तो ये इसका ए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें आते हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 है। देखो 5 तो बस नाम के हैं, क्योंकि इसमें और मतलब वो भी दिया है ना, और वाली सुविधा भी है। कौन सी कितने क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में हमारी और वाली सुविधा दे रखी है। मतलब कि 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, क्योंकि और वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल खासकर कभी नहीं छोड़ने, क्योंकि वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और क्वेश्चनों से, क्योंकि और वाले क्वेश्चन ज्यादातर मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि PQRS एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और इनका जो देखो मिड पॉइंट वो सब मत पढ़ो, सीधा हम देखते हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम गिवन तो लिखेंगे ना। अब ये आ गए 2 नंबर के क्वेश्चन, तो इनमें तो भैया बिल्कुल अच्छी तरह लिखना है। गिवन हमें दे रखा है कि ये PQRS वो है इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की स्पेलिंग सही तो लिखे ना, हाँ। और PQ जो है वो पैरेलल है RS के या SR के। तो 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करना है हमें कि EQ जो होगा मल्टीप्लाई GS के वो होगा GQ इंटू FS। ठीक है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमें ना ये 2 ट्रायंगल के ये अंदर वाली चीजें चाहिए। देखो EQ यहां मिल जाएगी, GS यहां मिल जाएगा, GQ हमारा कहां मिलेगा, GQ ये रहा, और FS ये रहा। तो यही 2 ट्रायंगल के अंदर बात चलिए तो इन ट्रायंगल GEQ एंड ट्रायंगल GFS, इन 2 ट्रायंगल की बात करें ना तो इन दोनों को हम जल्दी से सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर किस तरीके से करेंगे, ये देखो, सिमिलर करेंगे हम एंगल के बेसिस पे। एंगल हमारा SGF बराबर होगा EGQ के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जी, ये है ना। देखो ये ट्रांसवर्सल है, 2 हमारी पैरेलल लाइन जा ही रही है। ये व्हाइट लाइट का सोर्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। और दूसरा हम यूज करेंगे, देखो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, मतलब कि एंगल FSG और ट्रायंगल एंगल EGQ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो GEQ इज सिमिलर टू GFS बाय AA, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब हमारा मन हम कैसे भी कुछ भी लिख दे। ठीक है, तो देखो अगर इस ट्रायंगल का हमें क्या क्या चाहिए, EQ बराबर होगा हमारा किसके, EQ हमारा पैरेलल वाली साइड पे है तो FS बराबर होगा, मतलब कि EQ और FS बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं भी अब दिखाऊंगा जो मैंने ऊपर लिखा है। EQ और FS बराबर होंगे क्योंकि ये भी पैरेलल वाली साइड में, ये भी। और हमें क्या चाहिए, GQ और GS, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। देखो GQ और GS, तो GQ अपॉन GS, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अब हम EQ इंटू में GS कर दें और GQ इंटू में FS कर दें, तो ये क्या बराबर नहीं होगा, बाय CPST। ठीक है, तो ये हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड वाला क्वेश्चन था, अच्छा था बहुत। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का और वाला जो है, और वाले क्वेश्चन। तो यहां पे हम लिख देंगे और वाला क्वेश्चन जो है। तो उसमें क्या बोला है, इसमें भी हमें सिमिलरिटी तो लगानी है, लेकिन इसने बोला है कि इस फिगर में ये सब हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगर आप यहां ध्यान दोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो इक्वल, मतलब रेशियो निकालेंगे तो वो जो होगा इस वाली और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर आएगा, और इस वाली साइड का रेशियो जो आएगा इस वाली साइड के रेशियो के बराबर आएगा। अब ये देखो यहां पे बोला है ये दोनों जो है इनके बीच वाला एंगल, मतलब कि ये दोनों लाइन जहां मिल रही है वो 60 है, तो मतलब कि ये वाला भी एंगल 60 होगा, क्योंकि यही 2 लाइन तो है ना,
यही दो लाइन तो यही दो लाइन के रेशो के बराबर है, तो ये 60 होगा। अब एंगल x निकालना है तो ये वाला हमारा पक्का कितना होगा 70 होगा, और एंगल x हमारा क्या आ जाएगा 50, तो इसका आंसर 50 आएगा। इस सिमिलैरिटी लगा के करना है तो इसको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 50 आएगा, मैंने ये आपको बता दिया। अब 22 हमारा जो आता है वो आता है हमारा, इसका एंगल x की वैल्यू जो आएगी ना वो 50 आएगी। तो ये आ गया आपका हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1√3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 1, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, इसका 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और नीचे 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 + 3 + 2 - 1/1, ठीक है। ये तो सिंपल ही है बहुत, इसका आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस वैल्यू डालनी थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, डिटरमाइन f। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मीन जो है वो हमारा 18 है, तो बताओ f की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत है इजी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये टेबल मैंने बना ली है, अब xi निकाल लेंगे। xi क्या आता है हमारा, xi आएगा हमारा 12, ये ब्लू पेन से करेंगे ज्यादा अच्छा दिखेगा। यह आएगा हमारा 12, 14, xi पता है ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 24, और इनको मल्टीप्लाई करने पे, अब देखो ये तो मेरे को टेबल याद है, या मैं मल्टीप्लाई सही कर लेता हूं, पर ये आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब इन सब का सम करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 74 + 20f, 704 + 20f। अब fi का सम निकालेंगे तो आ जाएगा 40 + f। अब देखो यहाँ पे हमें मीन दे रखा है ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। मीन हमें 18 दे रखा है, ये है हमारा 704 + 20f, और ये है हमारा, तो जल्दी से भैया कर लेते हैं। देखिए ये 18 है, 40 + f यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 704 + 20f, यहाँ पे कितना आएगा 720, ठीक है। 720 + 18f, ये 70 + 20f, ये 720 - 704 हो जाएगा, 20f - 18f हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा 2f, और f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो f की वैल्यू 8 आ रही होगी, आई होप आपने भी अगर सॉल्व करा हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखो खत्म होने वाले, 3 क्वेश्चन बचे केवल, थोड़ी लेंथी हो गई होगी लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें सीख के जाने वाले हो आप इस वीडियो के बाद, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इज 6, 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेहद आसान क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये लगाइए ना, ये मैंने भी आपको फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है 6, और अल्फा बीटा दे रखा है 9, तो ये फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर मैं आपको ओरली बताऊं तो x² - 6x + 9 आएगा, ठीक है। अब जो इसके सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं, तो आप अगर इस इक्वेशन के साथ अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका नहीं होगा। अब जो समझदार बच्चा है उसकी यहीं पे परख हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा भाई साहब यहाँ तो पूरा क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको इस 7x को आगे और -3 को पीछे डालना पड़ेगा। अब आप इसके जीरोस निकालो, अब इसको आप वेरीफाई करो x + बीटा - b/a और अल्फा बीटा = c/a के साथ, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन के साथ आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेना, 7x आगे आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज सितारे डाल के जाएगा इस वीडियो में, और वीडियो की तो मतलब लाइक करके ऐसा दबा देना ना लाइक को कि वो दबा ही रहे और वो 1 लाख के बाद रुके। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इस इक्वेशन के रूट इस वाली इक्वेशन के डबल होंगे तो p और q की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन छोटा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो ये बोल रहा है अगर px 2x² - 5x - 3 के अल्फा
और बीटा जीरोज है, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है इसके 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोज होंगे, मतलब इस वाले के जीरोज के डबल होंगे। ये जितना होगा उसका डबल ये जो जितना होगा उसका डबल ये। अब ये पता है क्या बोल रहा है, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2x² वाली इक्वेशन लूंगा और इसके अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, तो -b/a और अल्फा प्लस बीटा तो 0 यही है। वैल्यू डालूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब इसी इक्वेशन के अल्फा बीटा निकालूंगा तो वो होगा c/a और अल्फा बीटा जो होगा -3/2 होगा। अब ये मत पूछना भाई साहब क्यों, क्योंकि ये तो रटी होनी चाहिए अब मुंह पे, ठीक है। अब यहां पे जो मैं करने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये वाला px उठाता हूं, मतलब कि ये वाली इक्वेशन, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो -b/a के होगा, और ये 2 इसके ये होंगे जी जीरोस, ये है -p हो जाएगा और ये 1, 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p, ठीक है। अब आप पता है क्या करना, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, तो अब इसकी वैल्यू डाल दो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में। देखो भाई साहब यहां से 2 कट जाएगा, p की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, c/a के ये होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, c/a मतलब कि q, और यहां पे 2 2 4 हो जाएगा अल्फा बीटा, यहां पे q ऐसी रहेगा। अब 4 अल्फा बीटा देखो कितना है, ये इक्वेशन सेकंड मान लो फिर आप लोग, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा -3/2 और q की वैल्यू, यहां से ये 2 पे कट जाएगा, -6 आ जाएगा, और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पे -6, यही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको 1 स्टार तो देना ही चाहिए। कह रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। तो ये बोल रहा है कि तो 26 क्वेश्चन में जो कहा है, बोला है कि एक जो सर्कल है उसकी जो सेक्टर है वो बीच में एंगल बनाता है 120 का, और वो सेक्टर का जो एरिया है वो हमें दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस आर्क का जो वो सेक्टर बना रही है उसका हमें लेंथ निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो एंगल है और जो एरिया है सेक्टर का, अब हमें लेंथ निकालनी है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा 360 पाई r स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 462, थीटा हमें कितना दे रखा है 120, और ये 360 इंटू 22 इंटू अपॉन में 7, और r हमें नहीं दिया, ठीक है। तो हम r भी हम इस मेथड से r निकाल लेंगे। अब ये 4 पे काट देगा, और यहां पे ये 3 पे काट रहा है, ठीक है, और 3 से फिर ये, और ये फिर यहाँ पे 3 2 जो 21 हो जाएगा, और ये 22 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखो ये 1 और ये 21 इंटू 21 आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। 22 के टेबल से कट गया वो। अब यहाँ पे 441 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कि अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, वो कितना होता है 360 2 पाई आर, 120 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7 21, ये 3 पे चले गए, ये 1, ये आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हमारी 44 सेंटीमीटर आ गई। अब बढ़ते हैं हमारी 20, देखो 26 ये रहा, 27 जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 28 की तरफ। तो 28 क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बी सी आर ए बी सी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो देखो इसने बोला है कि
एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है, मिड पॉइंट भी दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि जो EF है ना वो हाफ ऑफ BC है। अब मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया है, देखो ये बोल रहा है कि ये चीज जो है ये इसकी हाफ है, मतलब कि EF डबल है BC के, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर AB मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट E है, तो देखो E के कोऑर्डिनेट हमारे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, हम लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y1 और y2 इन सब की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 का हाफ और यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ। तो E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पता क्या है, 8 और 6, ठीक है। E के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, अब हम जल्दी से F के भी सेम तरीके से निकाल देंगे। तो जैसा हमने E के साथ करा था सेम मैंने F के साथ भी करके दिख दिया है। देखो यहाँ पे 7 + 1 आ जाएगा, 2 + 4, आपको बस वैल्यू डालनी है जो भी है वो, ठीक है। और 4 और 3 इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ EF। अब हमें EF का डिस्टेंस लगाना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा ये होता है। अब यहां वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे इनका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कि 16 और 9, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 4, उनका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। EF का डिस्टेंस जो आ गया ना वो तो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि BC का क्या है। तो यहाँ BC में भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वैल्यूज पुट कर दिए। यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर 36 और ये आ जाएगा √100 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। अब देखो EF हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, BC हमारा 10 सेंटीमीटर। अबव इंफॉर्मेशन शोज दैट कि EF जो है वो हाफ ऑफ BC है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो ना EF 5 है, BC 10 है, मतलब BC की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर दोनों बराबर आ जाएंगे, मतलब कि हमने ये हेंस प्रूफ कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों क्वेश्चन जो है मतलब कि दोनों पार्ट हैं, इनमें से कोई एक मैं इस वीडियो में कराऊंगा, एक मैं सेपरेटली एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार CBSE में ये रिपीट हुआ है। तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 9x² - 6b² x - a4 - b4 का ये जो भी इक्वेशन दे रखे। जल्दी से हम अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हम लगाएंगे b² - 4ac वाला फॉर्मूला जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे -6b² का स्क्वायर आएगा, 4a हमारा 9 है और c हमारा ये है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 36b4 मतलब b की वैल्यू 4, b की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा -36, यहाँ पे आएगा -a4 - b4। अब देखो ये माइनस को मैं अगर बाहर ले आऊं, अगर मैं इसको बाहर ले आऊंगा तो यहाँ प्लस का 36 हो जाएगा, a4 - b4। अब आपको ये अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, +36a4 - 36b4। अब देखो माइनस और प्लस वाले कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36a4, ठीक है। b² - 4ac की ये वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे x का फॉर्मूला, मतलब कि -b + -d, और इसको हम d भी कहते हैं, आपको पता होगा तो। और ये 2a -b हमारा क्या है, ये है ± 36a4, 2 और 9 आ जाएगा यहाँ पे 6b4 ± ये हट जाएगा, सॉरी 6a² और यहाँ आ जाएगा 2 9 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस वाले को ले लेते हैं हम, ठीक है। प्लस वाले को ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस वाला ले लिया, अब साइड में ही माइनस का भी ले लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा अब तक। अब हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा ये और नीचे 18, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी 6 कॉमन तो अंदर ये बचेगा, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, और यहाँ पे 18। 6 की टेबल से 3 पे कट जाएगा,
एक तो रूट आ रहा है इसका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 और एक आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो ये दोनों एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हमारे 30 क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30th क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ड मार्क्ड विद 3, 4, 5, 50 आर प्लेस्ड इन अ बैग। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 7, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये बोल रहा है एक थैला है, मतलब बैग है, जिसमें हमने 3 से लेके 50 तक कार्ड को मार्क करके लिख दिया। अब आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा या उसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 आए तो वो 2 का है तो हाँ इसे इंक्लूड करेंगे, या मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें पता है क्या करना है। 30 क्वेश्चन लिखना है, यहां पे लिखना है गिवन नंबर ऑफ कार्ड्स, जो हमारा 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 50 है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये एक बार ही फॉर्मूला लिखना है। अब आपको सीधा डिविजिबल बाय 7 लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको एक बार लिखना है। अब देखो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, इसको आप ब्रैकेट में यहां लिख भी सकते हैं। देखो एक तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, बस इतने ही नंबर होंगे, है ना। 7 की टेबल को 7 तक ले जाओ तो कितने आएंगे? 49 तक ही आएंगे। 49 के बाद जितना भी आएगा, मतलब जो हमारा 56 आएगा वो तो 50 से बड़ा है। तो हमारे यहाँ पे कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अपॉन, अब यहाँ पे आपको 50 नहीं लिखना है, 50 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 48, क्योंकि यहाँ पे 3 से काउंट करा है और 3 से 50, 48 नंबर होते हैं। ठीक है, पी परफेक्ट स्क्वायर, कितने परफेक्ट स्क्वायर है वो भी ऐसे लिख देंगे। देखो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक, 15 और 36, 49, बस इतने ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 8। अब ये 6 की टेबल से जा रहा है 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। P मल्टीपल ऑफ 6, तो यहां पे दोबारा से एक ब्रैकेट, 6, 18 नहीं 12 भी आएगा। ठीक है, 30, 36, 42 और 48, ये कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 48, 1/6। ठीक है, 8 की टेबल से कट जाएगा। 30th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब 20 साल से रिपीट हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं सीबीएसई में, और आपके अगर पास सैंपल पेपर होगा तो उसमें भी आपको शायद दिख जाएगा देखने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल वालों को सपोर्ट मटेरियल होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने के लिए एपी की तरफ से, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैप्टर की तरफ से। तो ये जो 31 क्वेश्चन है ये थोड़ा ना रटने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आप समझ रहे होंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप क्या समझोगे मैं बताऊंगा। ठीक है, द सम ऑफ 4 consecutive नंबर इन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म 7:15। फाइंड द नंबर्स। तो आप समझ रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं, मतलब कि एक को x मान लेंगे, दूसरा x+1, x+2, x+3, लेकिन नहीं, ऐसा तो कतई नहीं। अगर आपने ये मान भी लिया तो मैं बताऊं क्या होगा। देखो ये बोल रहे 32 है ना सम उनका, तो देखो अगर मैंने x माना, x+1 माना, x+2 माना, ये प्लस कर रहा हूं, ठीक है मैं, और एक x+3 माना, और ये 32 के बराबर होगा, तो यहाँ 4x प्लस आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 26 आई थिंक, हाँ 26। x की वैल्यू आ जाएगी 13/2 आएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो ये बिल्कुल भी 32 के बराबर नहीं आएगा, x की वैल्यू डालोगे तो। अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं, उसके बाद हम लेट ए पी बी a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हम लेंगे आपकी एक्चुअल वाली जो एपी होगी, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि वो लगातार नंबर है, वो बोल रहे
एपी के उसमें बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है वो कि लगातार नंबर है एपी में। एपी में नंबर लगातार होते हैं ना, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब सेम होता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि एपी में 4 नंबर का सम जो लगातार है वो 32 है। ये नहीं बोला कि 1 2 3 4 इनका सम 32 है, नहीं, ऐसे ऐसे नंबर नहीं बोले, ठीक है। अब यहां आप देखोगे तो यहां पे आ रहा है 2D का कॉमन डिफरेंस। 2D अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 2D इसमें, 2D इसमें, ठीक है। तो आपको ये रटना है, कैसे भी रटो, रटना है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब सम ऑफ एपी देखे तो है 32, मतलब कि a माइनस 3D, a माइनस जी, a प्लस डी, a प्लस 3D, ये हमारा 32 है। अब ये माइनस 3D से प्लस डी कट गया, इससे ये वाला यहां पे आ जाएगा आपका 4a 32 के बराबर, a की वैल्यू आ जाएगी 8। नाउ अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रेशो दे रखा है पहली और लास्ट टर्म का, मतलब पहली कौन सी है, a माइनस 3D और लास्ट है a प्लस 3D। इसका रेशियो किसके साथ, a माइनस डी और a प्लस डी के साथ 7/15, ठीक है। 7/15 दे रखा है, a की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल दो जैसे कि हमने अभी निकाली ना, तो वो 7/15 के बराबर। अब यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, 64 आएगा माइनस 9D स्क्वायर। सबको पता लग गया होगा a प्लस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब यहां पे 15 को ऊपर नीचे, मतलब 15 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाएगा 960 माइनस 135 डी स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहां पे 960 ऐसी रहेगा, 448 इधर आ जाएगा, माइनस 7D स्क्वायर ऐसी 135D स्क्वायर यहां पे। अब यहां पे 1 ये नीचे आ जाएगा D स्क्वायर। अब D की ये ना 4 पे जाएगा पूरा पूरा, देखो अब D की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि रूट उधर लगेगा तो 4 रूट आ जाएगा 2। अब हमारे लिए आसान है कि वो AP क्या है। अब टर्म्स ऑफ AP हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल के, वैल्यू जो आ गई है, मतलब जो AP है वो है 2 6 10 14, ठीक है। इन चारों का सम भी 32 के बराबर आ रहा है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका और बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड द AP ऑल्सो इट्स 15 टर्म। अब ये क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक AP है, अब हम ना क्वेश्चन भी लिखेंगे, ठीक है, और वाला है ये बोल रहा है एक AP है जिसके s मतलब nth टर्म का सम बताएं कितना दे रखा है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब कि आप n की जगह पे कुछ भी डाल दो, n की जगह पे कुछ भी डाल दो, उसका सम आ जाएगा। मतलब मैं 2 डालूंगा तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना, 2 टर्म का सम आ जाएगा। 15 डालूंगा 15 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि पहले तो AP बनाओ, फिर 15वीं वैल्यू मतलब 15वीं टर्म निकालो। अब AP बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, A और D, ठीक है, A और D चाहिए, तो S की जगह हम 1 डाल देंगे, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, ठीक है, सबसे पहले तो 8 आ जाएगा S1। अब क्या आप बता सकते हो कि एक टर्म का सम क्या होगा, किसी भी एक टर्म का सम वही नंबर होगा जो वो खुद है। अब 1 का सम 1 ही तो होगा, 2 का सम 2 ही तो होगा, है ना। तो वैसी SN और A1 बराबर होते हैं, ठीक है। अब मैं S की जगह पे 2 डालता हूं तो अब वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कितना, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 8 और यहां पे आ जाएगा 22 सॉरी S2। अब अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, मतलब कि NCERT बुक के, तो आपको पता होगा कि A2 जो होता है वो, जो जैसे मेरे को कोई सी भी AN निकालना है ना, तो उसमें से SN से एक टर्म पहले वाली माइनस कर दो, मतलब कि S1, तो ये आ जाएगा आपका 14। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को A2 निकालना है तो S2 से S1 माइनस कर दो, A4 निकालना है तो A4 में से A3 माइनस कर दो, तो वो टर्म आ जाती है, ठीक है। अब हमें A15 भी निकालनी है तो A15 भी डाल देते हैं, ठीक है।
क्या जा रहा है, मतलब A15 पता है किस में डालना है, इसमें, कहीं आप समझो कि उसमें डालना है, नहीं, यहाँ पे 15 - 1 D हमारा क्या है, D हम भी निकाल लेंगे यहां से, 14 - 8 6, सॉरी इतना सारा कर दिया। तो A15 हमारा आ जाएगा 92। अब हम निकालेंगे क्या, AP। AP तो बहुत आसान है, A+1 AD प्लस A+2D बहुत है, फिर डॉट 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 लगाना है, 8A+6 8+, यही होता है ना, बोलो हाँ। तो अब ये हमारी AP भी बन गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन मतलब सेक्शन D की तरफ, और उसका जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, 32 33 और सारे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेक्शन D का सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वही मुश्किल है और पूरा क्वेश्चन जो है फुद्दू है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है क्वेश्चन। आप पहले वीडियो पॉज करो, खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद डायग्राम बनाओ, खुद हारो, खुद मिटाओ, और फिर मैं आपको बताता हूं। आई होप अभी तक तो आपने कर ही दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सॉ अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम हिम एन एलिवेशन ऑफ 30। दीपक स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम बर्ड टू बी 45। Amit and Deepak are on opposite side of the bird. Find the distance the bird from Deepak. तो पता है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है। ये पता है क्या बोल रहा है, एक दीपक, वो एक अमित है, एक स्ट्रेट प्लेन पे खड़े है, ये एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, वो उसको देख रहा है 30 डिग्री के एलिवेशन से, और वो है उससे 300 मीटर दूर। सेम 50 मीटर की हाइट में एक दीपक नाम का लड़का है, वो भी सेम बर्ड को देख रहा है, लेकिन अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई से देख रहा है। अब आपको बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। ये 50 मीटर दे रखा है, अब इनका हम नेमिंग कर देते हैं ABCDEF, ठीक है, हमने नेमिंग कर दी। अब हमें पता है क्या निकालना है, DF निकालना है, DFFD। लेट ED be the EFFD be the distance of bird from दीपक, ठीक है, दीपक का डिस्टेंस। अब इन ट्रायंगल देखेंगे FBA में, तो क्या FB अपॉन FA साइन 30 के बराबर होगा, FB अपॉन FA साइन 30 के बराबर। FB हमें नहीं पता, FA हमें 300 है, और ये हमें √2 है, मतलब 1/√2 है साइन 30 की वैल्यू। अब FB की वैल्यू यहां से आ जाएगी 150 मीटर, ठीक है। FE जो है FB माइनस EF से बनता है, और हमने इनकी वैल्यू निकालनी, मतलब FE की वैल्यू हमने निकाली 100 मीटर, मतलब कौन सी वैल्यू, हमने ये वाली वैल्यू निकाली 100 मीटर, और ये पूरे की हमने निकाली 150 मीटर। आप बोलोगे 50 कहां से आए, जो इसका डिस्टेंस होगा वही तो इसका डिस्टेंस भी होगा। आप डायग्राम पे मत जाओ, इमेजिन करो, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब नाउ आखिरी हिस्सा आ गया, इन FED में देखो ना, FE जो है ना FD के अपॉन में आएगा, और ये साइन 45 बना रहा है, यहाँ 100 और FD आ जाएगा 1/√2। FD की वैल्यू आ गई 100/√2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं है, उसने बोला है कि 1.41 है √2 की वैल्यू। तो आप FD की वैल्यू में 100 इंटू 1.41 जोड़ दो, क्योंकि √2 है। ये पता है कितना आएगा, यहाँ नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट, 104 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ PO इन द गिवन फिगर इफ PB इज अ टेंजेंट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू द सर्कल विद सेंटर O, AB इज अ कॉर्ड लेंथ 24, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 5 सेंटीमीटर। तो PO की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AM और MB बराबर होगा, ठीक है। पता है कैसे, क्योंकि
क्योंकि द रेडियस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा 24 का हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो हमारा MB की वैल्यू आ गई। और OM हमें कितना दे रखा है 5। अब देखो OB और OM को जोड़े ना, तो ये जो होगी ये रेडियस होगी और ये बना रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, OB परपेंडिकुलर हो गया, इसको नाम दे देते हैं PB तो है नाम। द टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब OB भी हमारा कितना होगा, OB भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस है। अब इन ट्रायंगल देखें OMB H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू मतलब प्लस में B स्क्वायर। H स्क्वायर आ गया हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया नहीं आया, सॉरी 5 कैसे आया, H तो हमें निकालना है ना। P कितना दे रखा है, P है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये 12, 25 प्लस 144 H स्क्वायर इक्वल टू 169 मतलब कि 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, PO। अब हमारा संघर्ष जारी होता है। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल OBP। ठीक है, OBP में देखेंगे तो OP निकालना है ना। OP इन दी चैट आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करे उसके लिए अपने आप को प्राउड कर लो। H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। PO हमें निकालना है 20, ये दे रखा है, 13 स्क्वायर दे रखा है, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 169 569। PO का स्क्वायर, PO पानी PO मतलब। अब बोलोगे भाई ये कैसे कर दिया यार। देखो कभी भी अगर किसी का स्क्वायर ना बने ना, तो उसके आगे वाला और उसके पीछे वाले का स्क्वायर देखना। जैसे इसके आगे आता है 22, ठीक है 22 आता है, और इसके बाद आता है 23, और ये उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 22.5 लिख देना। ठीक है, वरना इतने में भी छोड़ोगे तो सही आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 34th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ये इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है, हमने ABC मान लिया, इनकी वैल्यू दे रखी है। अब A जो होगा B के बराबर और ये तीनों बराबर होंगे, बिकॉज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो A हमारा B के बराबर है तो पुट कर देंगे 2x प्लस वाई अपॉन 2 और 5x 3 प्लस वाई प्लस में 2। ठीक है, यही तो बोला है ना। अब ये दोनों को लेंगे, फिर BC या AC किसी को भी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 4x प्लस वाई अपॉन में 2, और यहां लेंगे तो 10x प्लस 6y प्लस में 3 अपॉन में 6। ठीक है, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। यह आ जाएगा हमारा। अब इसको 24x प्लस 6y 20x प्लस 12y प्लस 3 4 12। अब इनको x वालों को एक तरफ कर दो, y वालों को भी एक तरफ कर दो, और जो वैसे हैं उन्हें जाने दो। अब यहां पे बताए क्या आ जाएगा, 4x माइनस 6y इक्वल टू 6, क्योंकि यहां पे 6 आएगा ना। ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली हमने। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। अब इसी तरीके से हम किसी 2 साइड और ले लेंगे, जैसे कि हम A और C भी बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पे हम वैल्यू डाल देंगे 4x प्लस वाई। अब ये मतलब वैल्यू डालनी है, बस पूरा खेल आपका वैल्यू का है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे कर दिया। अब मैंने क्या करा, देखो टाइम बचाने ना पेपर में सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम लेके रख लो, माइंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब इनको उधर ले जाएंगे तो देखो 6 4 जा 24x और 6 प्लस वाई, 6 4 2 जा 8x प्लस 24y, और यहां आ जाएगा 30। आपको ऐसे ही करना है, बच्चों वाले खेल नहीं करने। ठीक है, अब ये भी बतानी पड़ेगी कि ये क्या कर दिया, ये कुछ भी नहीं किया, सेम जैसे ऊपर करा था वैसे ही करा है। थोड़ा अपना बुद्धि जगाओ।
जुकर का खाम बे आम बे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे जल्दी से, क्या आ जाएगा इक्वल टू 30, हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब हम यहाँ एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लेंगे जो है हमारा 4x माइनस 6y इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप अभी तक इतना तो समझ आया होगा। अब हम थर्ड और सेकंड को सॉल्व कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 याद करो, कुछ ऐसे ही करते थे। अब साइन चेन ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा 6y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब डालते हैं हम पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या आएगा, ये 6 उधर जाएगा तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। x की वैल्यू एक और आ गई, वो आ गई हमारी 3। अब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर निकालने के लिए साइड पता होनी चाहिए, तो पुट x एंड y इन a। अब a हमारा क्या था, 2x प्लस वाई अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 13 अपॉन 2, मतलब कि a हमारा ये आ गया। अब a b c सब सेम थे। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज a 3a। यहाँ पे 3 और a की वैल्यू हमें पता है, तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 34th भी हमारा हो गया। अब हमें करना है ये वाला, मतलब कि इसका जो और वाला है, ये भी बहुत इजी करते हैं। अब अगर इसका 32 मतलब 34 का जो और वाला क्वेश्चन है ये देखें, तो ये वाला क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 इफ देयर इज एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% इन द नंबर ऑफ मेल्स एंड 3% इन फीमेल इन अ ईयर, देन पॉपुलेशन वुड ग्रो टू 5202 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। तो बोल रहा है एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 5000 है। ठीक है, अब वहां एनुअल इंक्रीज होता है मेल में 5% का और फीमेल में 3% का, मतलब कि पहले से 5% ज्यादा मर्द होते हैं और 3% ज्यादा औरतें होती हैं। और अगर साल के एंड में देखा जाए ना, तो 5202 लोग हो जाते हैं, मतलब पूरे गांव में। तो बताओ मेल और फीमेल कितने हैं विलेज में। मैंने यहाँ पे सारी जो गिवन है वो लिख दिया। पॉपुलेशन 5000 है, एनुअल जो इंक्रीज होता है 5% का, 3% का और ये सब। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने मेल को लेट कर लिया x और फीमेल को y। अब वो बोल रहे हैं अगर x और y हो तो वो हो जाती है 5000 पॉपुलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर हर साल 5% x बढ़ जाए और 3% y बढ़ जाए तो वो होती है 5202। तो अब ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, और यहां आ जाएगा 202। अब यहां पे कॉमन जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 100 और 500। देखो यहाँ पे परसेंट के बढ़ने के बाद लोग कितने बढ़ रहे हैं, 5000 में से 5200 घटाओगे तो 202 लोग बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 202 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा 100 है वो उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हम इसे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें फिर तो यहां आ जाएगा क्या, 5x प्लस 5y इक्वल टू 25,000। 25,000 आ जाएगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यहां पे आएगा 5x प्लस 5y, 25,000। यहाँ आएगा 5x प्लस 3y, माइनस माइनस माइनस। अब यहां से ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2y और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पे आ जाएगा 4800। यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी कितनी, 2400। अब पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 2400 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2600। ठीक है, तो मेल और फीमेल आ गए। मेल ये है फीमेल
और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा मेल। ठीक है, 35 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 31। तो इसने यहाँ पे फॉलोइंग डाटा मतलब ये मीडियन, इसका मीडियम हमें 31 दे रखा है, तो हमें वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जो फॉलोइंग डाटा है उसको इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकालते हैं, 5 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स प्लस वाई और 17 प्लस एक्स प्लस वाई, 22x प्लस वाई। तो यहाँ पे आ गया टोटल 22 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये हमें टोटल दे रखा है 40। ठीक है, 40 दे रखा है टोटल, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 40। अब ये 40 के बराबर होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के जितना होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसने हमें मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन उसने हमें दे रखा है 31 दे रखा है, इसने हमें मीडियन 31 दे रखा है। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है हमारा L प्लस n/2 CF F और H, वो हमें दे रखा है 31। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, तो n/2 आ जाएगा हमारा 20, CF आ जाएगा हमारा कितना 11 प्लस x और F आ जाएगा हमारा y, H हमारा 10 है और ये आ गया 31 के बराबर। ठीक है, ये 30 है। अब ये जो है ये हमारी मीडियन क्लास होगी, इसके भी यहाँ पे मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन फिल करी है। अब यही क्यों होगी, क्योंकि 31, 30 और 40 के बीच में आता है, इसलिए हम इसको ही पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 माइनस 11 माइनस एक्स अपॉन में वाई इंटू में 10, 31। 20 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स अपॉन इंटू 10 और 31 माइनस 30, 1 आ जाएगा। अब मैंने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन में यहाँ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो आएगी 18 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से हम रख देंगे इसकी वैल्यू, जो है हमारी क्या 9 माइनस 18 माइनस वाई इंटू में 10 इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख देंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 18 प्लस वाई इंटू में 10, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 90 प्लस 10y, यहाँ से आ जाएगा 9y माइनस का 90, y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी जो हमने पीछे देखा ही था, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पे खत्म होता है। तो इसके 2 पार्ट्स बने, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो दोबारा से कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर के आंसर थे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। ऐसी ही पढ़ाई की और मजेदार एक्सपेरिमेंट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।